देखो लैंग्वेज में जो है सबसे बड़ी चीज अपने लोग जो है सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस क्रम में पढ़ेंगे। तो भाषा में सबसे बड़ी चीज आपकी होती है, आप उसको एज ए पैसेज बोल सकते हो, आज आप उसको पैराग्राफ बोल सकते हो, आप उसको ऐसे बोल सकते हो। तो वो सबसे बड़ी चीज होती है। तो सबसे बड़ी चीज उसी को अपने लोग जो है टेक्निकल लैंग्वेज में पैसेज न बोल के यहाँ इसको डिस्कोर्स बोला जाता है। ठीक। डिस्कोर्स से छोटी चीज डिस्कोर्स है, जो आप ये पैसे समझ लेना, आप इसको एक जो है ऐसे समझ लेना, आप इसको एज एक पैराग्राफ समझ लेना। तो अब सिंपल सा दिमाग लगाओ कि पैराग्राफ से फिर जस्ट छोटा क्या होगा, मतलब बहुत नीचे नहीं, पैराग्राफ के बाद जस्ट नंबर किसका आएगा। तो आपको आंसर मिलेगा सिंपल से, जैसे एक पैराग्राफ है तो पैराग्राफ में आपको सेंटेंसेस बहुत ज्यादा मिलेंगे। तो पैराग्राफ से छोटी चीज होगी तो वो होगी आपकी सेंटेंस। ठीक। सेंटेंस से छोटा क्या होगा, तो एक सेंटेंस में कई क्लोज हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो, कंपाउंड हो, तो उसमें एक सेंटेंस में कई क्लोज हो सकते हैं। सिंपल सेंटेंस रहेगा तो उसमें सिंगल क्लॉज होता है। तो सेंटेंस से छोटी चीज क्लोज। अब क्लोज से छोटी चीज क्या होती है, क्लोज से छोटी चीज फ्रेज होती है। अब फ्रेज के बारे में कुछ चीजें हम आपको बताना चाहेंगे। जैसे फ्रेज जो है, फ्रेज का अगर जो डिफिनीशन पूछी जाएगी, तो डिफिनीशन उसकी दो ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग टू दो अलग अलग डिफिनीशन हो सकती है। अब जैसे जो ट्रेडिशनल ग्रामेरियन है, कहने का मतलब ट्रेडिशनल ग्रामेरियन, उनको आप एकेडमिक ग्रामेरियन बोल सकते हो, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उपयोगी आप उसको जो है ज्ञान बोल सकते हैं। तो उसमें ये चीज है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड फ्रेज। ठीक। ये तो जो है ट्रेडिशनल ग्रामेरियन की परिभाषा होगी। अगर जो ग्रुप ऑफ फ्रेज है, सॉरी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, वो एक सिंगल पार्ट्स ऑफ स्पीच का काम कर रहा है, दो कंडीशन होनी चाहिए, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो प्लस एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का किसी का भी वो काम करे, तो उसको आप फ्रेज बोल सकते हो। ये परिभाषा किसके अकॉर्डिंग टू है, ट्रेडिशनल ग्रामेरियन के अकॉर्डिंग टू है, आपके एकेडमिक ग्रामेरियन के अकॉर्डिंग टू है, या जो परीक्षा में आएगा तो आपको अगर जो ये डिफिनीशन आपको टिक करनी है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए और प्लस वो एक पार्ट्स ऑफ स्पीच किसी का काम करेगा, ग्रुप ऑफ वर्ड्स पूरा मिलके, उसको आप फ्रेज बोलोगे। अब मॉडर्न ग्रामर में सिंगल वर्ड को भी वो लोग जो है फ्रेज मान लेते हैं, अगर जो वो एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का काम कर रहा है। अब जैसे द अगर जो है इसका कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछेगा, सॉरी ये पूछेगा कौन सा फ्रेज है, तो आप बताओगे एडजेक्टिव फ्रेज है। काम किसका कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, सिंगल वर्ड है, समझ रहे हैं। तो मॉडर्न ट्रेडिशन में सिंगल वर्ड से भी वो लोग फ्रेज बना लेते हैं, अगर जो वो एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का रोल प्ले करने में उसमें क्षमता है तो अब यहाँ से फ्रेज की दो डिफिनेशन हो जाती है। अब परीक्षा में अगर जो दोनों आ जाती है कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड फ्रेज, वन वर्ड जो है कॉल्ड इज फ्रेज, तो आप एक ग्रुप आपको टिक करेंगे। दोनों साथ में आता है तो, अगर जो दोनों साथ में नहीं आता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि सिंगल वर्ड का भी फ्रेज बनता है। चलो अब इसके बाद जो है आगे देखते हैं। फिर फ्रेज से छोटी चीज क्या होती है, फ्रेज से छोटी चीज आपकी होती है मॉर्फीम। फ्रेज से छोटी चीज आपकी होती है मॉर्फीम। सॉरी, फ्रेज से छोटी चीज तुम्हारी वर्ड होती है। तो वर्ड में क्या होता है, वर्ड में जो है, वर्ड में भी दो टाइप की अब डिफिनीशन शुरू हो गई है। जैसे वर्ड पे जब आप पहुंचेंगे, फ्रेज से छोटे वर्ड पे आएंगे, तो वर्ड में भी एक ट्रेडिशनल ग्रामेरियन है, वो लोग अलग मानते हैं, मॉडर्न अलग मानते हैं। ट्रेडिशनल ग्रामेरियन वर्ड वाली चैप्टर की पढ़ाई को किस नाम से जानते हैं, वो उसको जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से आप उसका अध्ययन करते हैं। मॉडर्न ग्रामेरियन है वो इसी चैप्टर को वर्ड क्लास के नाम से जो है वो लोग पढ़ते हैं, समझ रहे हैं। तो अब जो ट्रेडिशनल ग्रामेरियन है, मतलब आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या एकेडमिक आप उनको बोल सकते हो, तो उसमें जो है वो लोग आठ पार्ट्स ऑफ स्पीच, कहने का मतलब आपके पास अंग्रेजी में 8 टाइप के वर्ड हैं, 8 टाइप के आपके पास वर्ड हैं। मॉडर्न लोगों ने 2 टाइप के सिर्फ वर्ड बनाए हैं। कौन कौन से, एक ओपन क्लास के वर्ड होते हैं, दूसरे आपके क्लोज क्लास के वर्ड होते हैं। ओपन क्लास के वर्ड आपके वो बोले जाते हैं जिनकी संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है, क्लोज क्लास के वर्ड वो बोले जाते हैं कि जिनकी संख्या बढ़ नहीं रही है, जितने आज के 10-50 साल पहले थे उतने आज भी हैं। अब जैसे ओपन क्लास में आपका क्या आएगा, तो ओपन क्लास में आपका नाउन आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप ये सब आज के 10-15 साल पहले ये सब शब्द नहीं थे, अब ये आए हैं, तो ये जो है नाउन की कैटेगरी में गए हैं। फिर
अब व्हाट्सअप, व्हाट्सअप नाउन भी है, व्हाट्सअप आपका वर्ब भी है। तो आपने देखा कि वर्बों की संख्या भी बढ़ रही है, तो वर्ब भी आपका जो है ओपन क्लास का वर्ड है। जब वर्ब की संख्या बढ़ेगी तो एडवर्ब भी आपके नए नए बनते जाएंगे, तो एडवर्ब भी आपका जो है ओपन क्लास का है। नाउन की संख्या बढ़ेगी तो उसके विशेषण भी आपके बढ़ते जाएंगे, तो एडजेक्टिव भी आपका ओपन क्लास का वर्ड है। और इसके अलावा जितने बचे हैं वो सब आपके क्लोज क्लास के चले जाएंगे। समझ रहे हैं? अच्छा, क्लोज क्लास ओपन क्लास ये बांटने का मतलब मकसद क्या था? तो मकसद ये था कि जो क्लोज क्लास के आपके वर्ड होते हैं, जैसे प्रीपोजिशन, जैसे आपके कंजंक्शन, डिटर्मिनर, समझ रहे हैं, इनको जो है, इनको ये लैंडमार्क का काम करते हैं। आप इन्हीं को देख करके सेंटेंस में आप भविष्यवाणी करते हो कि जैसे कहीं तुमको डिटर्मिनर मिला तो उसके जो है आप आगे दाहिनी तरफ जो रहेगा तो बताओगे हाँ ये नाउन है। प्रीपोजिशन मिला तो उसके आगे आप बताओगे पक्का ये नाउन है। समझ रहे हैं? कंजंक्शन, अगर जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन मिला तो तुरंत आप अनुमान लगा लेते हो कि इसके पहले जो आया, जो वर्ड क्लास आया होगा वही इसके बाद भी आएगा। अगर जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के पहले एक पक्ष आपका जो है नाउन है तो दूसरा पक्ष भी आपका नाउन ही रहेगा। समझ रहे हैं? तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आपके, ये भी आपके जो है क्लोज क्लास के वर्ड है। तो ये सब निर्धारक होते हैं, ये निर्धारित करते हैं। तो ये हो गया आपका जो है एंशियंट और जो है मॉडर्न। एंशियंट नहीं, उसको ट्रेडिशनल मॉडर्न डिवीजन आप इसको बोल सकते हो। अच्छा, वर्ड से छोटी चीज क्या आती है? वर्ड से छोटी चीज तुम्हारी आ जाती है, उसके बाद आपकी आ जाती है मॉर्फीम। मॉर्फीम के बाद आपकी क्या चीज आ जाती है? मॉर्फीम से छोटी चीज आती है फनीम। अब ये देखो, ये देखो मॉर्फीम। मॉर्फीम भी आपकी कई टाइप की होती है, समझ रहे हैं? एक होता है फ्री मॉर्फीम, एक होता है बाउंड मॉर्फीम। फ्री मॉर्फीम किसको बोलते हैं? फ्री मॉर्फीम उसको बोलते हैं, पहले आप ये समझ लो मॉर्फीम होती क्या है। अब जैसे एक वर्ड इसमें हम लेते हैं, कौन सा, ये शब्द लेते हैं ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल के आप मॉर्फीम, कहने का मतलब शब्द का वो मीनिंगफुल डिवीजन होता है कि कहने का मतलब आप कोई जैसे शब्द है आप उसका डिवीजन कर दो। अगर जो डिवीजन वहां पॉसिबल है तो मीनिंग के आधार पे आप उसके एक डिवीजन या दो डिवीजन कर सकते हैं। तो वर्ड के जितने डिवीजन मीनिंगफुल हो जाते हैं उतनी मॉर्फीम हो जाती है। जैसे ब्यूटीफुल, तो इसमें दो डिवीजन हो जाएगा और दोनों की अलग अलग मीनिंग हो जाएगी। जैसे ब्यूटी का मतलब सुंदरता, और फल का मतलब ये जो कहने का मतलब आपका ये सफिक्स है, ये बाद में ये जुड़ा है। हालांकि फल का कोई एग्जैक्ट मीनिंग नहीं निकल रही है, ये ब्यूटी के साथ जुड़ने के साथ तब मीनिंगफुल होता है। लेकिन अब यहाँ डेकोरम क्या है कि इसको भी एक मीनिंगफुल आप जो है यूनिट मानेंगे और ब्यूटी को भी एक मीनिंगफुल यूनिट मानेंगे। अब आपसे पूछा जाएगा इस ब्यूटीफुल में कितने मॉर्फीम यूज हुए हैं, तो आप बोलेंगे दो, एक ब्यूटी है, दूसरा आपका फल है। ठीक। अब आप नॉर्मली ये दिमाग लगाओ कि ब्यूटी की मीनिंग आप बता सकते हो कि फल की मीनिंग बता सकते हैं? तो ओबियसली आप ब्यूटी की मीनिंग बताएंगे, ब्यूटी मतलब सुंदरता, और फल का मतलब इसकी कोई एग्जैक्ट मीनिंग नहीं निकल रही है। तो जिसकी एग्जैक्ट मीनिंग निकल जाए वो होती है फ्री मॉर्फीम, जिसकी एग्जैक्ट मीनिंग निकल पाए वो होती है आपकी बाउंड मॉर्फीम। समझ रहे हैं? तो ये फ्री मॉर्फीम है, ये आपका बाउंड मॉर्फीम है। फिर इनके और फर्दर जो है डिवीजन शुरू हो जाते हैं, जैसे डेरिवेशनल बाउंड मॉर्फीम। बाउंड मॉर्फीम में भी कई टाइप के हो जाते हैं, मतलब कुछ ऐसी जो है मॉर्फीम्स होती हैं जो आपके जो है नए वर्ड का क्रिएशन कर देती हैं। जैसे एडवाइस, एक मिनट इसको रुकिए साफ कर देते हैं। वॉइस की क्लियरिटी, पिक्चर की क्लियरिटी आप लोगों के पास है? इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप बोलना। अब देखो, अब जैसे यहाँ पे एडवाइस, एडवाइस आपका ये वर्ब है। अब फिर इससे हमने क्या नया शब्द बनाया? एडवाइस, CE। समझ रहे हैं? तो इसमें आपने जो नई चीज जोड़ी है उससे आपके नए शब्द बन गए। अब आपने यहाँ किया क्या? आपने एक नया जो है मॉर्फीम इसके साथ ऐड किया और ये नया शब्द आपके सामने क्रिएशन इसका हो गया। वर्ब से तुमने नाउन बना दिया। अब डेरिवेशनल बाउंड मॉर्फीम किस टाइप के होते हैं? डेरिवेशनल बाउंड मॉर्फीम नए वर्डों का क्रिएशन करते हैं और ये नए वर्ड को ड्राइव करते हैं। अब जैसे ये क्या हो गया, अब इसका भी नाम पड़ता है। बाउंड मॉर्फीम के आधार पर भी शब्दों का नामकरण होता है। अब नामकरण कैसे होता है? जैसे एडवाइस, ये क्या है? वर्ब है। अब ये एडवाइस, ये आपका नाउन है। अब इसका नाम हमको जो है इस मॉर्फीम के कैटेगरी में रखना होगा, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम लिखेंगे डी। मतलब ये वर्ड जो है आपका कहां से आया है? ये ड्राइव हुआ है। कहां से ड्राइव हुआ है? वर्ब से ड्राइव हुआ है। तो यहां लिखो वर्बल, डी वर्बल।
बना क्या है, नाउन, तो यहाँ बोलो डी वर्बल नाउन। तो अब परीक्षा में ऐसे दिया जाएगा कि ये एडवाइस क्या है, डी वर्बल आपका नाउन है कि डी वर्बल एडजेक्टिव है कि डी वर्बल आपका जो है एडवर्ब है, समझ रहे हैं। तो ऐसे भी दिया रहेगा, तो बस इसका नामकरण करने के लिए बस इतना ध्यान देना है कि इनकी उत्पत्ति कहाँ, और ये दोनों शब्द लिखे रहेंगे तभी आप उत्पत्ति समझेंगे। तो आप ये देखेंगे कि ये एडवाइस ये आपका वर्ब है, तो सबसे पहले डी लिख देना है, फिर उसके बाद आपको वर्ब लिख देना है, वर्ब की जगह वर्बल लिख देना है, ठीक। बना क्या, तो अगला आपका बना नाउन, तो यहाँ डी वर्बल नाउन आप लिख दो, समझ रहे हैं। अगर जो बाई द वे मान लो ये एडजेक्टिव बन जाता, ये एडवाइस जो आपका है, एक मिनट रुकिए साफ कर दो। अब जैसे मान लो कोई एक शब्द होता, जैसे इसी को लो ब्यूटी, समझ रहे हैं, नहीं पहले इसी को लो, अभी डेरिवेशनल हमको आप बाउंड मार्फिम हम आपको बता रहे हैं। तो इसमें आप क्या देखेंगे कि अब जैसे मान लो कोई एक ये शब्द होता है, जैसे मान लो ये ब्यूटी ही, ब्यूटी से हमने नया शब्द क्या बना दिया, ब्यूटीफुल। ब्यूटी क्या है, नाउन है, इससे क्या बना, एडजेक्टिव। अब इसका नामकरण आप कैसे करोगे, नामकरण इसका आप ऐसे करेंगे डी, ठीक। उसके बाद जो है ये क्या चीज थी, ये नाउन था, तो डी नॉमिनल, फिर उसके बाद बना क्या, एडजेक्टिव। तो अब इसका नाम क्या पड़ेगा, तो इसका नाम ही पड़ेगा कि डी नॉमिनल एडजेक्टिव। ये इस टाइप का आपका जो है डेरिवेटिव से है, समझ रहे हैं। तो ऐसे इसका हम लोग जो है नामकरण करते हैं। चलो ठीक है, ये इतना आप इसमें समझ गए। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग बताइएगा, शेयर करिएगा कमेंट बॉक्स में या ग्रुप में, जहां भी आपको मौका मिले आप हमारे व्यक्तिगत इनबॉक्स पे भी संपर्क कर सकते हैं। तो आपने ये देखा मार्फिम जो है दो टाइप के होते हैं मोटा मोटी, एक फ्री आपका मार्फिम होता है, दूसरा बाउंड मार्फिम होता है, समझ रहे हैं। फ्री मार्फिम अपना अर्थ दे सकता है, मीनिंगफुल जो है यूनिट होती है। बाउंड मार्फिम मीनिंगफुल यूनिट नहीं होती है, समझ रहे हैं। फिर पार्ट ऑफ बाउंड मार्फिम, बाउंड मार्फिम के आप फर्दर पार्ट करते हैं, कौन सा, डेरिवेशनल बाउंड मार्फिम होता है। डेरिवेशनल बाउंड मार्फिम क्या करता है, नए शब्द बनाता है, नए शब्द बनाता है इंटरनल चेंजिंग करके। जैसे मैं बोलूं ये डेरिवेशनल बाउंड मार्फिम के अंतर्गत चीजें हैं, तो आप क्या समझ लेंगे, इसमें नए शब्द तो बने हैं लेकिन इंटरनल चेंजिंग करके। अब देखो सेकेंडरी डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, इसमें ये प्राइमरी डेरिवेटिव्स है। जैसे ये जो है ये डेरिवेशनल बाउंड मार्फिम है लेकिन प्राइमरी वाला, ये कैसा है, ये सेकेंडरी वाला है। सेकेंडरी वाला क्या करता है, सेकेंडरी वाला भी नया शब्द बनाता है लेकिन लास्ट में सफिक्स जोड़ के, समझ रहे हैं। इसमें क्या था, इसमें इंटरनल चेंजिंग हुई थी, ये प्राइमरी डेरिवेटिव है। ये क्या है आपका सेकेंडरी डेरिवेटिव है। सेकेंडरी डेरिवेटिव में आप अलग से शब्द जोड़ते हैं, देखो लास्ट में यह जुड़ा है, ये आपको दिख भी रहेगा। तो सेकेंडरी डेरिवेटिव का ये गुण है, प्राइमरी का ये ऊपर वाला गुण है। उस प्राइमरी वाले का उदाहरण ये है, सेकेंडरी वाले का आपका उदाहरण ये है, समझ रहे हैं। अब एक होता है आपका इनफ्लेक्शनल बाउंड मार्फिम, मतलब बाउंड मार्फिम के भी कई कैटेगरी हैं। एक है डेरिवेशनल बाउंड मार्फिम, दूसरा है आपका इनफ्लेक्शनल बाउंड मार्फिम। अच्छा, डेरिवेशनल के भी दो कैटेगरी होती है। डेरिवेशनल में आपकी एक कैटेगरी होती है प्राइमरी प्राइमरी डेरिवेटिव्स, और दूसरा होता है सेकेंडरी डेरिवेटिव्स। तो प्राइमरी डेरिवेटिव्स का उदाहरण ये है, एडवाइस का एडवाइस आपका बन गया। सेकेंडरी डेरिवेटिव का जो है ये उदाहरण है। अब दूसरे आपके मार्फिम क्या होते हैं, इनफ्लेक्शनल बाउंड मार्फिम। इनफ्लेक्शनल बाउंड मार्फिम क्या होते हैं, इन्हीं को हम ग्रामेटिकल जो है मार्फिम भी बोलते हैं। ग्रामेटिकल जो है बाउंड मार्फिम भी आप इनको बोल सकते हो। अब जैसे बॉय का बॉयज, ये बॉयज आपका कोई नया शब्द नहीं है, इसका कोई ग्रामेटिकल क्लास चेंज नहीं है। डिक्शनरी में आप बॉयज की मीनिंग ढूंढेंगे तो फिर दोबारा रेफर कर देगा, बॉय के पास चले जाओ, वही मीनिंग तुमको मिलेगी। या गो का गोज, समझ रहे हैं। तो इसकी मीनिंग जो है वही इसकी मीनिंग है, मीनिंग में कोई परिवर्तन नहीं है, खाली नंबर का जेंडर का यही सब चेंज कर रहा है। तो जो सिर्फ ग्रामेटिकल क्लास में कहने का मतलब सिर्फ ग्रामेटिकल सिचुएशन में चेंज कर दे, जैसे सिंगुलर से प्लूरल कर दे, समझ रहे। तो ये जो ये काम करता है उसी को इनफ्लेक्शनल बाउंड मार्फिम बोला जाता है, समझ रहे हैं आप इसको। चलो नई चीज देखते हैं। एक मिनट रुक जाइएगा, जरा इसको साफ कर दें। अब ये फर्स्ट डे की क्लास है इसलिए हम इसमें ज्यादा आपका नहीं बनाएंगे।
फिर मार्फीम से छोटी चीज तुम्हारी क्या आ जाएगी, मार्फीम से छोटी चीज तुम्हारी आ जाएगी फनीम। ठीक है, फनीम मतलब क्या होता है, फनीम मतलब होती है साउंड, समझ रहे हैं। मार्फीम का मतलब क्या होता है, मार्फीम का मतलब होता है वर्ड का मीनिंगफुल डिवीजन होना चाहिए। फनीम का मतलब होता है फनीम मार्फीम से भी छोटी होती है, मतलब जितनी साउंड उतने फनीम, समझ रहे हैं। अब यहां जैसे टोटल आपके पास इंग्लिश में कितने फनीम है, तो टोटल आपके पास इंग्लिश में 44 फनीम है। 44 फनीम में आपके, अब आप जो है जैसे ये देखो 44 है, 44 में 24 कॉन्सोनेंट फनीम है और उसके बाद आपके 20 जो है वावल फनीम है। फर्दर 20 को भी आप भागों में डिवाइड कर सकते हैं, और उसमें जो है आपके जो है ये 8 दिप्थांश हैं और 12 उसके बाद आपके मोनोथांश हैं, समझ रहे हैं। ये पार्ट्स ऑफ वावेल, कहने का मतलब आप ये जो हम इसको आपको फनीम बता रहे हैं, वावेल वाले फनीम के ये दो कैटेगरी आप कर सकते हैं, 12 और 8 के कैटेगरी में। जो 12 है उसको मोनोप्थांश बोलते हैं, जो 8 है उसको दिप्थांश बोलते हैं, समझ रहे हैं। 12 8 जोड़ोगे 20 आएगा। तो टोटल अगर जो आपसे पूछा जाएगा परीक्षा में कि कितने वावेल फनीम आपके पास है, तो आप बोलेंगे आपके पास 20 है। कॉन्सोनेंट कितने हैं, तो कॉन्सोनेंट आप बताओगे 24 है। टोटल कितने हैं, तो टोटल आपके पास 44 है। ठीक है, ये डिवीजन हो गया। दूसरी चीज, अब दोबारा से अपने लोग एक बार फिर से ऊपर जाते हैं, सॉरी, देखो यहां यहां हमने आपको क्या बताया था कि सबसे पहले क्या है, डिस्कोर्स। तो अब सब जितनी भी चीजें होती हैं सबका अपना उसको मीजरमेंट करना है। जैसे आप ग्रामर सीख रहे हो तो सबका मीजरमेंट करना आपको आना चाहिए। जैसे कपड़ा को आप कैसे नापते हो, आप मीटर से नापते हो कि हाँ 1.2 मीटर ये कपड़े हो गए, ठीक। तो अब ऐसे डिस्कोर्स को भी नापा जाता है। जैसे डिस्कोर्स है, कोई पैसेज दिया गया है, तो आपके दिमाग में आएगा सबसे पहले किस टाइप का पैसेज है, इसमें क्या चीज बताई गई है, समझ रहे हैं। तो पैसेज आपके दो टाइप के भी हो सकते हैं, हो सकता है वो रिटर्न में हो सकता हो आपका ओरल हो। तो यही किस टाइप का है, क्या इसका जो है उद्देश्य है, या इसका जो है मीडियम कौन सा यूज किया गया है, ये बोल करके बताया गया है या लिख करके बताया गया है, तो ये इसके मेजरमेंट के तरीके हो गए। जैसे कपड़े को आप मीटर में नापते हो, मीटर से नापते हैं, वैसे आप डिस्कोर्स को इन मानकों पे नापेंगे। अब उसमें सबसे पहले आ जाएगा टिनर। टिनर क्या चीज होती है, टिनर तुमको ये बताता है कि ये जो डिस्कोर्स है, ये जो आपका पैसेज है, ये ये फॉर्मल तरीके का है कि इनफॉर्मल तरीके का है, ठीक है। तो टिनर आपको बताएगा कि डिस्कोर्स फॉर्मल है कि इनफॉर्मल है, या तो ये डिस्कोर्स फॉर्मल होगा या तो इनफॉर्मल होगा, समझ रहे हैं। अब फिर उसके बाद आपको दूसरी चीज और क्या देखनी है, डिस्कोर्स में मोड देखना है। मोड क्या चीज होती, मोड का मतलब मीडियम। ये डिस्कोर्स किस टाइप का है, ये आपको कॉपी में लिखा हुआ या ऐसे जो है लिखा हुआ मिल रहा है, या आप किसी टीवी डिबेट में ओरल सुन रहे हैं। तो वही दो चीज हो गया, जैसे स्पोकन रिटन। पैसेज आपका स्पोकन भी हो सकता है, पैसेज आपका रिटन, कहने का मतलब रिटन भी हो सकता है। चाहे आप जैसे टीवी डिबेट सुनते हैं तो वो स्पोकन का उदाहरण हो गया। रिटन, जैसे ये रिटन आपको टेक्स्ट मिलते हैं बुक बुक में, आप लोग देखा होगा, ये इस टाइप का होता है। फिर तीसरी चीज आप डिस्कोर्स में क्या देखते हो, डिस्कोर्स में तीसरी चीज आप देखते हो डोमेन। डोमेन ये चीज बताती है कि ये पैसेज आपका किस एरिया से है। किस एरिया का मतलब, जैसे पैसेज पढ़ो तो तुमको पता चल जाए, अच्छा ये टूर के बारे में बता रहा है तो उसका डोमेन टूर हो गया। मेडिकल के बारे में बता रहा है तो उसका डोमेन मेडिकल हो गया, समझ रहे। एजुकेशन के बारे में बता रहा है तो उसका जो है एजुकेशन हो जा, मतलब उसका डोमेन एजुकेशन हो जाएगा। अब जैसे हम आप लैंग्वेज पे चर्चा कर रहे हैं, ठीक, हमारी आपकी कोई डिबेट बाहर बैठा सुन रहा है, जैसे हम आप क्लास में चर्चा कर रहे हैं, तो इसको जो है कोई बाहरी आदमी सुन रहा है तो वो सोचेगा किस किस पे ये लोग यार चर्चा कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, मतलब इनका मकसद क्या है। तो वो भी इसी मानकों पे नापेगा। सबसे पहले वो टिनर देखेगा, टिनर क्या है, फॉर्मल है इनफॉर्मल। तो हमारा आपका वे फॉर्मल है, ठीक, हम आप फॉर्मल तरीके से कर रहे हैं, गुरु शिष्य का संबंध है। मोड, ये हम आप किस मोड से कर रहे हैं, तो हम आप ये जो है स्पोकन मोड से भी कर रहे हैं, समझ रहे हैं। दूसरा डोमेन हमारा आपका क्या है, तो डोमेन अगर जो कोई देखेगा तो कहेगा अच्छा ये देखो सेंटेंस है, ये क्लोज है, ये फ्रेज है, तो बोलेगा अच्छा किसी लैंग्वेज पे ये लोग चर्चा कर रहे हैं। समझ में आ गई बात। तो ये डिस्कोर्स को, पैसेज को मापने के, उसको जो है मतलब वो नापने की ये इतने आपके तरीके दिए गए। तीन तरीका है, टिनर है, मोड है, डोमेन है। डोमेन आपका एरिया बताता है, मोड आपका
मोड का मतलब माध्यम, मीडियम, उसको ऐसे समझ लो, मोड बराबर मीडियम। किस मीडियम का? स्पोकन है, रिटन है। टिनर है तो टिनर ये आपका बताएगा, फॉर्मल, इनफॉर्मल, समझ रहे हैं, ये चीजें होती हैं। अब फिर इससे छोटी चीज आती है सेंटेंस। तो जैसे तुमने डिस्कोर्स को नापा वैसे सेंटेंस को नापते हो, तो सेंटेंस को नापते हो तो सेंटेंस तुम्हारे 3 टाइप के हैं। एक सिंपल हो सकता है, कंपाउंड हो सकता है, कॉम्प्लेक्स हो सकता है, समझ रहे हैं। तो कोई सेंटेंस देखेगा, जैसे आपने टिनर वो डिस्कोर्स को देखा तो डिस्कोर्स को आपने बताया, अच्छा इसमें 3 चीज देख लेते हैं। सेंटेंस में देखा तो सेंटेंस में आपके मन में आया, लाओ सेंटेंस चेक कर लेते हैं किस टाइप का है। तो पहला आपने देखा कि उसमें आपको सिंगल क्लोज मिली, मतलब एक फुल स्टॉप से, एक जो है स्टार्टिंग से लेके फुल स्टॉप तक आपको उसमें सिंगल क्लोज मिली, एक क्लोज मिली। तो आप बताओगे सिंपल सेंटेंस है। जहां से शुरुआत हुई, जहां फुल स्टॉप आया, फिर आपने बोला कि अच्छा इसमें 3 क्लोज यूज हुए हैं। अब 3 क्लोज यूज हुए, अब या तो वो कंपाउंड होगा या तो कॉम्प्लेक्स होगा, समझ रहे हैं। अब वो अगर जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जो है तीनों क्लोजेज जुड़े हैं, तो आप ये कहेंगे कि ये जो है कंपाउंड सेंटेंस है। वो तीनों क्लोज जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े हैं तो आप उनको बोलेंगे कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। तो क्लोज जोड़ना, ठीक, अगर जो 2-3 क्लोज आपने जोड़े, अब वो आपका या तो कंपाउंड बनेगा या तो कॉम्प्लेक्स बनेगा। अब तुम्हारे सामने समस्या खड़ी होगी कि वो कॉम्प्लेक्स है कि कंपाउंड। तो इसके लिए कौन निर्धारक है? तो कंजंक्शन से निर्धारक है। तो कंजंक्शन से क्लोज क्लास के वर्ड है, लिमिटेड है, वो आप उसको रट लो कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ये है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ये है, समझ रहे हैं। और कंजंक्शन की क्विज फॉर्म में हमने मतलब एक पूरी लिस्ट एक बना रखी है, उसमें आप जो है सिर्फ क्विज करते रहो, 4 बार 5 बार करो, सारे कंजंक्शन तुमको रट जाएंगे कि ये जो है कोऑर्डिनेटिंग का है, ये सबऑर्डिनेटिंग का है। अब जैसे कुछ कंजंक्शंस हैं जो दोनों में यूज हो सकते हैं, जैसे वाइल, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी है। वाइल से जब तुमको व्हेन का सेंस मिले तो सबऑर्डिनेटिंग हो जाता है। वाइल का सेंस जब तुम्हारा व्हेयर एज का निकलता है तो वो जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का काम करता है। तो कुछ ऐसे इसके अलावा भी एक दो और हैं कि जो दोनों में इधर उधर जो है वो भगते हैं। अब जैसे व्हेयर एज तुमको दोनों में मिलेगा, आपको जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में भी मिलेगा, सबऑर्डिनेटिंग में भी मिलेगा, लेकिन ज्यादातर व्हेयर एज का यूज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में ही होता है, समझ रहे हैं। तो ये चीज होती है। दूसरी चीज, अब इसके बाद क्लोज शुरू हो जाती है। जैसे सेंटेंस को आपने 3 तरीकों से नापा, डिस्कोर्स को आपने 3 तरीकों से नापा, तो ऐसे कोई क्लोज दिया गया है तो उसमें ये 5 चीज आप ढूंढते हो। जो यहाँ 5 चीज दी गई है, 5 चीज क्या है? उसमें आप सब्जेक्ट ढूंढोगे, फिर प्रेडिकेटर आप उसमें ढूंढेंगे, प्रेडिकेटर, समझ रहे हैं। फिर उसमें आप ऑब्जेक्ट देखते हो, फिर कंप्लीमेंट देखते हो, फिर एडवर्बियल देखते हो। ये 5 चीज आप देखते हैं उसमें। और प्रेडिकेटर और प्रेडिकेट में अंतर होता है। प्रेडिकेटर वो चीज होती है कि जो सिर्फ वर्ब फ्रेज को ही बताता है, उसको बोलते हैं प्रेडिकेटर। और प्रेडिकेट का मतलब सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट को निकाल दो, जितना पोर्शन बचेगा वो उसमें वर्ब भी आ जाएगी, उसमें तुम्हारा जो है एडवर्ब भी आ सकता है, कंप्लीमेंट भी उसमें हो सकता है, समझ रहे हैं, ऑब्जेक्ट भी उसमें हो सकता है। पूरा सब्जेक्ट छोड़ के बाकी वर्ब से लेके और उसके पूरा फुल स्टॉप तक या क्वेश्चन मार्क तक, वो पूरा तुम्हारा जो है प्रेडिकेटर, वो सॉरी प्रेडिकेट का पार्ट होगा, प्रेडिकेट। और प्रेडिकेटर, तो प्रेडिकेटर सिर्फ वर्ब फ्रेज को हम प्रेडिकेटर बोलते हैं। बात समझ में आ गई सबको? अब देखो क्लोज, क्लोज को तो आप इन 5 मानकों पे नापेंगे। उसमें सब्जेक्ट ढूंढना पड़ेगा, प्रेडिकेटर आपको ढूंढना पड़ेगा, फिर ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, कंप्लीमेंट है कि नहीं है, एडवर्बियल है कि नहीं है। ये 5 इसके मानक हो गए। फिर क्लोज भी आपके 3 टाइप के, आपके क्लोज भी जो है 2 टाइप के होते हैं। एक प्रिंसिपल क्लोज होता है जिसको मेन क्लोज हम बोलते हैं, और उसके बाद एक सबऑर्डिनेट क्लोज बोलते हैं, समझ रहे हैं। और सबऑर्डिनेट क्लोज आप पहचानोगे कैसे? तो सबऑर्डिनेट क्लोज की शुरुआत ही सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से होती है। सबसे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लिखा है और उसके बाद जो आपको क्लोज मिलेगा वो तुम्हारा सबऑर्डिनेट क्लोज हो जाएगा। तो अब सबऑर्डिनेट क्लोज को के भी कई पार्ट होते हैं, जैसे नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज, एडवर्ब क्लोज, समझ रहे हैं। मेन क्लॉज के फर्दर डिवीजन नहीं होते हैं और सबऑर्डिनेट क्लोज के फर्दर डिवीजन होते हैं। और जो आपका कंपाउंड सेंटेंस होता है, कंपाउंड सेंटेंस में जितने भी क्लोज यूज होते हैं वो सब मेन क्लोज माने जाते हैं, समझ रहे हैं। अब जैसे आपने कोऑर्डिनेटिंग सारे कंजंक्शन याद कर लिए, जैसे एंड है, बट है, ये सब, इनसे लगा के कोई 2-3 क्लोज जोड़ दिए गए। अब इसमें आपसे पूछा गया, एक सेंटेंस हमने निर्माण कर दिया 3 क्लोज का, हमने आपसे पूछा
कि अच्छा बताओ ये जो बीच वाला क्लोज है ये किस टाइप का है, तो आप देखा अच्छा एंड लगा है इसमें, अच्छा बट लगा है, तो आप सीधे बोलोगे कि इसमें ये मेन क्लोज है, जितने भी उसमें क्लास रहेंगे सब मेन रहेंगे। अब उसमें आपने कहीं इफ लगा देखा, मान लो 3 क्लोज हमने इफ से जोड़ दिया, एक इफ से जोड़ दिया आगे और हमने किसी दूसरे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़ दिया, तो आप देखोगे अच्छा ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से इन्होंने जोड़ा है, तो आपको लगेगा ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस तुरंत बन गया। समझ रहे हैं? और अब ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन फर्दर 3 टाइप का काम करते हैं। जैसे ये फर्दर 3 टाइप का काम करेंगे। 3 टाइप का क्या काम करेंगे? या तो नाउन का काम करेंगे, या तो एडजेक्टिव का काम करेंगे, या तो एडवर्ब का काम करेंगे। समझ रहे हैं? ये चीज हो गई। अब आ जाओ फ्रेज। फ्रेज में हमको क्या देखना पड़ता है? जैसे डिस्कोर्स में आपने 3 चीजें देखी, आपने टेनर देखा, मोड देखा, डोमेन देखा, ठीक। सेंटेंस में आपने क्या देखा? सेंटेंस में आपने देखा कि सिंपल है कि कंपाउंड है कि कॉम्प्लेक्स है। क्लोज में आपने क्या देखा? SPOCA, मतलब आपने उसमें सब देखा, एडवर्बियल देखा, इतनी चीजें आपने देखी। फिर ये इसके फर्दर डिवीजन है। ऐसे फ्रेज में भी आप देखते हो, क्या देखते हो? वो कोई भी फ्रेज रहेगा, मतलब जो 3 फंक्शनल फ्रेज आपके हैं, फंक्शनल फ्रेज 3 कौन से हैं? नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब, एडवर्ब फ्रेज। ये 3 फ्रेज आपके फंक्शनल हैं। तो इन तीनों फ्रेजों का MHM निकाला जाता है। MHM का मतलब MHM, इस M का मतलब मॉडिफायर, इस M का मतलब मॉडिफायर, और बीच में जो H लिखा है इसका मतलब होता है हेड वर्ड। समझ रहे? कोई भी फ्रेज रहेगा, वो अगर जो नाउन फ्रेज है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, तो उसमें 3 चीजें तुमको मिलेंगी। आप उसमें हेड वर्ड देख सकते हैं। अब जैसे नाउन फ्रेज, नाउन फ्रेज का हेड नाउन ही होगा, एडजेक्टिव फ्रेज का हेड एडजेक्टिव ही होगा, और एडवर्ब फ्रेज का हेड एडवर्ब ही होता है। समझ रहे हैं? अब जैसे एडवर्ब दिया गया तो एडवर्ब का भी मॉडिफायर होता है, तो वो फिर जो है अब उसको जो है आप एम बोलेंगे। तो एक फ्रेज में मॉडिफायर एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, या 0 भी हो सकता है, पहले वाले भी हो सकते हैं, बाद वाले भी हो सकते हैं, जो प्री मॉडिफायर और एक पोस्ट मॉडिफायर। एक मिनट जरा, हम तुमको प्री और पोस्ट में थोड़ा अंतर हम आपको बता रहे हैं। एक मिनट इसको जरा साफ कर देते हैं। बहुत गंदा हो गया था, हमने कहा इसको साफ कर दें। जैसे एक सेंटेंस में लिख रहा हूं, द बुक ऑफ राम इज व्हाइट, ठीक। अब हमको पता चला ये वर्ब है, ठीक। वर्ब के पहले जो ये वाला पूरा पोर्शन है, वर्ब के पहले जो चीज रहती है वो सब्जेक्ट होती है, तो पता चला ये यस है। यस बनने की क्षमता, सब्जेक्ट बनने की क्षमता इसमें होती है, सिर्फ नाउन फ्रेज में होती है। ये फिक्स है, पहले से फिक्स है। तो अब ये नाउन फ्रेज, जब नाउन फ्रेज है तो इसमें MHM होगा, MHM ये चीज होगी, ठीक। अब हमने क्या बताया था? नाउन फ्रेज का हेड क्या होता है? नाउन ही होता है। तो अब इसमें हेड आपका बुक है, सॉरी, इसमें आपका हेड बुक है। हमको कैसे पता चला हेड बुक है? देखो, नाउन फ्रेज में पहली चीज जो नाउन होगा वो सब्जेक्टिव केस का होगा। हेड बनने के लिए सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्टिव वो नाउन फ्रेज सब्जेक्ट का है तो उसमें कहने का मतलब आप ऐसा जो है वो नाउन ढूंढो कि जिसका केस सब्जेक्टिव हो। अब ये देखो प्रीपोजिशन यहाँ मिल गया, प्रीपोजिशन के बाद जो ये नाउन आया इसका केस ऑब्जेक्टिव केस हो गया, तो अब ये हेड नहीं बनेगा, हेड बनेगा ये। अच्छा, दूसरी चीज आप मीनिंग के आधार पे भी निकाल सकते हैं कि चर्चा किसके बारे में हो रही है। बताओ, राम की चर्चा हो रही है कि बुक की चर्चा हो रही है? तो ओबियसली आप बताओगे बुक की चर्चा हो रही है, तो जिसकी चर्चा हो वही हेड हो गया, तो ये हो गया हेड। जब आप हेड निकाल लिए तो हेड के पहले जो ये है ये यम हो गया। इसके बाद ये आप से लेके राम तक ये भी आपका जो है यम हो गया, ये भी मॉडिफायर है। समझ रहे हैं? ये बुक की विशेषता जो है बाद में आके बता रहा है, ये बुक की विशेषता पहले आके बता रहा है, तो इसी को बोलते हैं MHM, ठीक। अब ये यम 0 भी हो सकता है, अगर ये बुक्स होता प्लूरल
तो ये यहाँ कोई आर्टिकल ना लगता, तो ये यम स्टार्टिंग वाला प्री मॉडिफायर जीरो हो जाता, पोस्ट मॉडिफायर भी जीरो हो सकते हैं, समझ रहे हैं? पोस्ट मॉडिफायर भी आपके जीरो हो सकते हैं। जैसे इसको देखो, जैसे एक सेंटेंस में लिख रहा हूं, राम इज अ बॉय, ये वर्ब हो गया तुम्हारा, ये तुम्हारा हो गया सब्जेक्ट एनपी नाउन फ्रेज। ठीक, नाउन फ्रेज में अब बताओ हेड क्या है, यम क्या है, फिर दोबारा यम क्या है, तो पता चला चर्चा किसके बारे में हो रही, तो पता चला इन्हीं के बारे में, वन वर्ड का है, तो जाहिर सी बात है ये हेड बन गया। अब इसका कोई मॉडिफायर नहीं है, तो यहाँ ये जीरो, ये जीरो, सिर्फ इसमें क्या है, यच है, समझ रहे हैं? अब जैसे ये लिंकिंग वर्ब है, तो लिंकिंग वर्ब के बाद आपको भी पता है कि इधर जो आएगा वो या तो नाउन होगा या तो एडजेक्टिव होगा। अब ये इधर जो है नाउन हमको पता चला, अब वाई ये नाउन हो गया, काम किसका कर रहा है, ये भी एनपी का काम कर रहा है, नाउन फ्रेज का। अब इसका एमएचएम निकालो, तो ये तो हो गया एच, हेड, नाउन है, हेड बन गया। अब इसमें प्री मॉडिफायर है, तो एच लिखा, फिर इसके पहले आपने एम लिख दिया, तो इसमें सिर्फ क्या है, एम एच, एम एच, आगे एम नहीं है, ये एम आगे वाला जीरो है। तो एडजेक्टिव फ्रेज और आपका जो है नाउन फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज, इनमें एमएचएम देखा जाता है, और बाकी जितने फ्रेज हैं उनमें एमएचएम नहीं देखा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, अब यहां देखना, अब जैसे नाउन फ्रेज एनपी का मतलब नाउन फ्रेज, एडीजेपी का मतलब एडजेक्टिव फ्रेज, एडीवीपी का मतलब एडवर्ब फ्रेज, और वीपी का मतलब वर्ब फ्रेज। तो फंक्शनल फ्रेज यही तीन है, समझ रहे हैं? बाकी ये जो नीचे हैं ये फंक्शनल, जैसे ये वीपी, ये भी जो ये फंक्शनल फ्रेज नहीं है, ये फंक्शन नहीं करता, इसको फंक्शन करना होगा तो ये आके कहीं कहीं ऊपर वाले में ही फंक्शन करता है, कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाती है। तो वीपी भी कभी कभी आके ऊपर वाले में ही या तो नाउन का काम करेगा, या तो जो है एडजेक्टिव का काम करेगा, या तो जो है एडवर्ब का काम करेगा, वीपी। जब आपको फाइनाइट क्लोज, नॉन फाइनाइट क्लोज, या फाइनाइट फ्रेज, नॉन फाइनाइट फ्रेज जब पढ़ाएंगे, तो उसमें ये चीज आप समझोगे कि बीपी किस कंडीशन में नाउन फ्रेज का काम करता है। जैसे सीइंग, इज, बिलीविंग। अब ये देखो नाउन, नाउन का काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, लेकिन वर्ब से बना है। तो अब ये इसको आप, एक वर्ब यहाँ पे यूज हुई है, समझ रहे, और मीनिंग, मीनिंग वाली वर्ब है, इसमें मीनिंग है, तो अब ये बीपी एक बन गया, मतलब अब ये मेन वर्ब का काम कर रहा है। ये फाइनाइट है कि नॉन फाइनाइट, तो पता चला इसमें टेंस नहीं है, नॉन फाइनाइट। तो अब इसमें क्या होगा, ये इसको तुम बीपी बोल सकते हो, बीपी। अब बताओ ये बीपी काम क्या कर रही है, ये बीपी सब्जेक्ट का काम कर रही है, और सब्जेक्ट बनने की क्षमता किसमें है, सिर्फ नाउन फ्रेज में है। तो यहाँ यही बीपी इस नाउन फ्रेज का फंक्शन कर रही है, बात समझ रहे हैं? इसीलिए हमने बोला कि बीपी फंक्शनल फ्रेज नहीं है, इसके नीचे जितने हैं वो फंक्शनल फ्रेज नहीं है। चाहे तुम्हारा बीपी हुआ, चाहे आगे वाली जितनी भी चीजें हैं, वो फंक्शनल फ्रेज आपका नहीं। चलो कुछ अगली चीज और देख लो आप। अब देखो पीपी, पीपी का मतलब होता है प्रीपोजिशनल फ्रेज। प्रीपोजिशनल फ्रेज क्या हो जाएगा, जैसे राम अब जैसे द बुक ऑफ राम इज व्हाइट। प्रीपोजिशनल फ्रेज आप पहचानोगे कैसे, ये सिर्फ चेहरे से देख के आप पहचान सकते हैं। प्रीपोजिशन और प्लस इसके बाद नाउन, ये इतना मिलके प्रीपोजिशनल फ्रेज का निर्माण कर देता है। ठीक, अब जैसे द बुक इज व्हाइट, कौन सी बुक, ऑफ राम, राम की बुक। तो ये जो ऑफ राम है इस बुक के बारे में बता रहा है, तो अब ये इस बुक के बारे में ये बता रहा है, तो अब इसको बताने के कारण ये नाउन के बारे में जब कोई चीज बताएगी तो ये एडजेक्टिव का काम करेगी। अब ये देखो यम हो गया, ये आपका यच हो गया, ये फिर यम का काम कर रहा है। ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, प्रीपोजिशन प्लस नाउन, इसको प्रीपोजिशनल फ्रेज बोला जाएगा। ये प्रीपोजिशनल फ्रेज काम किसका कर रही है, तो काम पता चला एडजेक्टिव फ्रेज का काम कर रही है। क्यों, क्योंकि ये बुक तुम्हारा नाउन और नाउन के बारे में विशेषता बता रही है। तो पहली चीज ये फ्रेज
ठीक। और फ्रेज काम क्या कर रही है? नाउन का काम, वो सॉरी एडजेक्टिव का काम कर रही है। किस टाइप की फ्रेज है? तो आप बोलोगे प्रीपोजिशनल फ्रेज है। आपने पहचाना कैसे? तो देखो ऑफ लगा है प्रीपोजिशन और उसके बाद नाउन लगा है। समझ रहे हैं? जीपी क्या होता है? जीपी का मतलब होता है जेनेटिव फ्रेज। जेनेटिव फ्रेज क्या चीज होती है? कोई भी नाउन लिखना, जैसे रामज, रामज, रामज कार इज वाइट। ठीक। नाउन में यस लग गया तो ये जीपी हो गया, जेनेटिव फ्रेज का काम करेगा। समझ रहे हैं? अब ये जेनेटिव फ्रेज तुम्हारा हो गया। किसी भी नाउन में एपोस्ट्रॉफी यस या यस आप एपोस्ट्रॉफी यस या सिंगल एपोस्ट्रॉफी आप लगा, उसका वो जेनेटिव उसका फ्रेज हो, पॉजेसिव उसका जो है केस बन जाता है। तो अब यहाँ पे आप क्या क्या करेंगे? देखो कार इज व्हाइट, कार सफेद है। किसकी कार? तो पता चला राम्स कार। कार पे पोजीशन किसका है? राम का है। समझ रहे हैं? अब इसका केस पॉजेसिव हो गया। समझ रहे हैं? तो इसी को बोलते हैं जीपी, जेनेटिव फ्रेज। ये जो है इतना बड़ा ये चीज जो है बन के फ्रेज का निर्माण कर रही है। किस फ्रेज का निर्माण कर रही है? तो पता, अब ये जैसे ये जीपी किस चीज का फंक्शन कर रही है? तो हमने बताया फंक्शनल फ्रेज तुम्हारे तीन ही होते हैं, या तो वो नाउन का काम करेगा, या तो एडजेक्टिव का काम करेगा, या तो एडवर्ब का काम करेगा। अब बताओ ये राम्स किसके बारे में बता रहा है? तो पता चला इनके बारे में बता रहा है। कार के बारे में बता, किसकी कार? तो पता चला राम की कार। तो ये एडजेक्टिव फ्रेज का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ये जीपी एडजेक्टिव फ्रेज का काम कर रहा है। तो ये फ्रेज में आप इसको जो है इतना तक देखें। अब ये आगे का जो जैसे वर्ड वर्ड क्लास में जो ओपन क्लास, वर्ड जो है क्लोज क्लास, ये अगली वीडियो में इसको जो है हम करेंगे। इसको इतना तक ही रखते हैं, ठीक है? और अभी मतलब ये वीडियो एंड होने के बाद इसी पे तुरंत हम इसका नाम डाल देंगे कि ये कहाँ से कहाँ तक कवर करता है, जिससे आपको ढूंढने में फर्दर कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, इसको यहीं स्टॉप करते हैं। थैंक्स।